ये वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये सेक्शन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हम लोग आज साइंस एंड टेक की तैयारी पर चर्चा करेंगे। साइंस एंड टेक आपके बीपीएससी में चाहे यूपीएससी में, दोनों ही परीक्षाओं में साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी काफ़ी महत्वपूर्ण सेक्शन है। और ये ऐसा सेक्शन है जिसके बारे में अधिकांश छात्रों को पता ही नहीं है कि पढ़ना क्या है। आपको अपना सिलेबस भी पता नहीं है, क्योंकि बीपीएससी के सिलेबस में सब लिख दिया गया है कि भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास। इस सेक्शन की तैयारी मतलब अधिकांश छात्रों को मैंने देखा कि वो ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस पर आप पहले सिलेबस को समझिए कि आपको पढ़ना क्या क्या है। एक बात और, अगर आप इस सिलेबस को अच्छे से समझते हैं तो अगर आप यूपीएससी की तैयारी भी करते हैं तो समझिए कि यूपीएससी में जो आपका साइंस एंड टेक है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, उसका भी ये बेस है। दोनों में, चाहे यूपीएससी हो बीपीएससी हो, दोनों में चैप्टर सिलेबस वही है। बस यूपीएससी में क्या है, वो ज़्यादा वास्ट हो जाता है। आपको लगभग वो सारी चीज़ें यहाँ भी देखनी और पढ़नी है, समझनी है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक कुछ बेसिक बातें जो मैं बता दूं आप लोगों को। साइंस एंड टेक में एक जो सबसे बड़ी समस्या है कि कई छात्रों का साइंस बैकग्राउंड नहीं है, ह्यूमैनिटीज से आते हैं, इसलिए लोग छोड़ देते हैं। लेकिन नहीं, ये सबसे ज़्यादा डायनामिक और सबसे ज़्यादा इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच से कनेक्टेड है। मतलब समझे आप, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच मतलब सबसे ज़्यादा अन्य विषयों से जुड़ता है। आप ज्योग्राफी ले लीजिए, इकोनॉमी ले लीजिए, सब जगह इन्वायरमेंट ले लीजिए, साइंस टेक की भूमिका हर जगह है। और खास करके सिविल सेवा में जो साइंस टेक है, अब देखिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो इंजीनियरिंग करने वाले हैं वो भी पढ़ते हैं, आईआईटी में भी पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ जो है, यहाँ पर वो मान के चलते हैं और यहाँ सिलेबस में लिखा हुआ भी है कि एक सामान्य स्नातक, और बहुत सारे विद्यार्थी मैट्रिक के बाद साइंस नहीं पढ़े हैं, तो सामान्य स्नातक विद्यार्थी जो है बिना किसी विशेष अध्ययन के, विशेष अध्ययन समझे 10वीं तक तो आपने सब विषय का अध्ययन किया है, बिना किसी विशेष अध्ययन के आप जिस चीज़ों को समझ और समझा सकें उतना ही आपको जानना है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। तो इसके लिए बेसिक पीटी और मेंस दोनों को लेकर के हम चल रहे हैं। लेकिन अभी हमारी जो चर्चा है वो मेंस पर ज़्यादा फोकस्ड होगी। मैंने बताया है मेंस की तैयारी आप ज़्यादा गंभीरता से करते हैं और पीटी इससे भी आपकी बहुत हद तक तैयारी होगी, और फिर पीटी के लिए अलग से भी हम लोग पढ़ेंगे। तो उसमें क्या करना है, आप अगर बिल्कुल बैकग्राउंड अगर आपका साइंस का कमजोर है तो आप एनसीईआरटी की किताब 9th-10th लेवल की आप वो पढ़ लीजिए। अगर आप यूपीएससी का भी सपना देखते हैं तो निश्चित पढ़िए, 9th-10th के साइंस को अच्छे से समझिए। क्योंकि टेक्नोलॉजी है क्या, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, जो साइंस आप पढ़ते हैं थ्योरी, उसका जब हम एप्लीकेशन करेंगे अपने डेली लाइफ में तो उसी से प्रौद्योगिकी का विकास हो जाता है। और सिविल सेवा में, यूपीएससी बीपीएससी में जो पूछने का मुख्य पर्पस है वो ये है कि जो कैंडिडेट है या जो प्रशासक जब आप बनेंगे तो आपके अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट है कि नहीं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण है कि नहीं, आप चीज़ों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझ पा रहे हैं कि नहीं। जैसे मान लीजिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी आपने पढ़ा, अब सिर्फ थ्योरी आप पढ़ करके रट लिए हैं, लेकिन उसका एप्लीकेशन आप कर पाते हैं कि नहीं। हमारे डेली लाइफ में एक एडमिनिस्ट्रेटर जब आप बनिएगा तो आपको डेली लाइफ में, जैसे मान लीजिए आप अर्थव्यवस्था का विकास कैसे करना है। आज देखिए संपूर्ण विश्व में कोरोना संकट फैला तो संपूर्ण विश्व में आज अर्थव्यवस्था को बढ़ाने की का चैलेंज आ गया। आपदा प्रबंधन, अचानक से कहीं बाढ़ आ जाता है, अभी अचानक से वज्रपात हो गया। तो किसी भी चीज़ में, एग्रीकल्चर, आप जान रहे हैं हमारा संसाधन सीमित है और लोग बढ़ते जा रहे हैं, तो एग्रीकल्चर, पशुपालन, इंडस्ट्री, इन सब चीज़ों में विज्ञान का प्रयोग करके कैसे हम अपने मानव जीवन को ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं, ये वास्तव में पूछा जाता है। तो सबसे पहले आप समझिए कि इस सिलेबस में इसमें पढ़ना क्या क्या है। आप जानते हैं बीपीएससी में अगर आप जाएंगे तो पेपर 2, बीपीएससी के पेपर 2 में साइंस टेक, और यूपीएससी में पेपर 3, जीएस पेपर 3, यहां पर बीपीएससी में ये 72 अंक का होता है, आप जानते हैं 72 मार्क्स का होगा। कुल मिलाकर के आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे, उसमें से 2 ही क्वेश्चन करना होता है। और यहां तो आपको कोई ऑप्शन ही नहीं मिलता है, सारा प्रश्न करना होता है। अगर बीपीएससी की आप तैयारी कर रहे हैं और मात्र 2 क्वेश्चन भी करना है तो वो 2 क्वेश्चन कहां से आएगा वो कोई गेस नहीं कर पाता। बहुत बड़ा एरिया है इसका। इस छोटे से बोर्ड पे साइंस टेक के सिलेबस को लिख पाना अपने आप में काफी दुरूह कार्य था। मैंने प्रयास किया है कि इसमें संपूर्ण सिलेबस को आपको बता दूं।
और आप याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। आप जितना इसमें लिखा हुआ है, इस पर अगर आप एक एक पेज का भी मैटर आप तैयार कर लेंगे तो फिर करंट से उसको जोड़ करके आपको लिखना होगा। याद रखिए, करंट अफेयर्स से बिल्कुल जुड़ा हुआ है ये सेक्शन। मान लीजिए आपने विज्ञान प्रौद्योगिकी में पढ़ लिया, आपने स्पेस पढ़ लिया, परमाणु ऊर्जा पढ़ लिया। अब वर्तमान समय में परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भारत में, बिहार सरकार में क्या क्या हो रहा है, बिहार सरकार क्या क्या प्रयास कर रही है, पवन ऊर्जा या अन्य जो सोलर एनर्जी उसमें क्या क्या कर रही है, तो आपको करंट से जोड़ के हर चैप्टर को रखना है। तो सबसे पहला काम क्या होता है, हमारा जो बेसिक है उसका एक एक पेज में, दो पेज में आपके पास एक बेसिक मैटर होना चाहिए। एक पेज 2 पेज में आपको जानकारी होनी चाहिए और उसके बाद करंट से जोड़ करके आप लिख दीजिए, आपको शानदार अंक आएगा। मैं यूपीएससी बीपीएससी दोनों की बात कर रहा हूं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला चैप्टर जो है, अगर इसमें लिया जाए चैप्टर, तो इसमें बहुत सारे बन सकते हैं। हम लोग संक्षेप में समझने का प्रयास करेंगे क्योंकि बीपीएससी 65वीं का मेंस में अब ज़्यादा समय है नहीं। जो लोग 66वीं और आगे की परीक्षाएं भी देना चाहते हैं वो विस्तार से इसको एक एक करके चैप्टर को पढ़ें। कहाँ से पढ़ेंगे वो बाद में चर्चा करूंगा, पहले देखिए पढ़ना क्या क्या है आपको। सबसे पहला चैप्टर मेरे ख्याल से ऊर्जा है। ऊर्जा, एनर्जी काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया है आज के संदर्भ में। आप जानते हैं संपूर्ण विश्व पावर, आज जो है सत्ता, पूरी तरह से जो शक्ति है वो ऊर्जा, पावर, तेल, पेट्रोलियम, आप जान रहे हैं, इसके आसपास केंद्रित है। तो वो जो ऊर्जा का सेक्टर है उसमें आपको क्या क्या जानना है। तो ऊर्जा में आप जानते हैं ऊर्जा के स्रोत, आप जानते हैं ट्रेडिशनल स्रोत होता है, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल सुना होगा, नवीकरणीय और नवीकरणीय, परंपरागत स्रोत और नवीकरणीय स्रोत। तो परंपरागत स्रोत में प्रकार में देखिए, स्रोत आप जानते हैं, प्रकार में मेनली जो है आपको परमाणु ऊर्जा वाला चैप्टर को समझना है, परमाणु ऊर्जा। और परमाणु ऊर्जा जैसे आप आते हैं, लिखा हुआ है परमाणु ऊर्जा में, तो परमाणु ऊर्जा में आपको रिएक्टर्स समझना पड़ेगा। परमाणु ऊर्जा में आपको नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन समझना पड़ेगा। नाभिकीय विखंडन, फीजन और फ्यूजन, तो नाभिकीय विखंडन, ये सब अपने आप 9th-10th में जाएंगे तो मिलेगा ये चैप्टर। और उस चीज को आपको समझना है, आज न कल आपको समझना पड़ेगा, तब आपको इस सेक्शन में मार्क्स आएगा। और यूपीएससी यदि आप करना चाहते हैं तो आप बेसिक एकदम अच्छे से समझिए इसको, एनसीईआरटी की किताब से पढ़िए, किसी अच्छे कोचिंग के नोट्स से आप समझिए, लेकिन आप ये सब सारा टर्म आप समझिए, उसको एक एक पेज में मैटर जानिए। यूपीएससी में भी अगर आप एक पेज बेसिक जान रहे हैं, एक पेज में आप लिख सकते हैं, तो वहाँ ज़्यादा समय भी नहीं है आपके पास, तो आप उतना से ही काम चल जाएगा और फिर करंट को जोड़ कर लिखेंगे आप। चलिए तो देखते हैं परमाणु ऊर्जा, रिएक्टर्स। तो नाभिकीय विखंडन में जब आप जाएंगे तो रिएक्टर समझ रहे हैं, जब परमाणु ऊर्जा का जो विकास होता है तो विभिन्न रिएक्टर्स है भारत में, कहाँ है क्या है शॉर्ट में आपको जानना है। उसके बाद उसमें 3 चरण हुआ, 3 चरण आप जानते होंगे, आपने पढ़ा होगा, पहला चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण। तो पहला चरण जो है यूरेनियम आधारित है, दूसरा चरण जो है प्लूटोनियम आधारित है, तीसरा चरण जो है थोरियम आधारित है। उसमें कहाँ कहाँ क्या रिएक्टर है और कैसे, इसके पीछे बेसिक सिद्धांत क्या है, थ्योरी क्या है, पहले समझिए कि परमाणु ऊर्जा कैसे विकास किया जाता है, कैसे उसको करते हैं, निकलता है। उसके बाद जब आप आएंगे संलयन में आएंगे तो ITR आपने सुना होगा। समय हमारे पास कम है, हम संपूर्ण सिलेबस पर चर्चा करेंगे, फिर एक एक चैप्टर वाइज चर्चा करेंगे और फिर मटेरियल भी होगा तो हम आपको प्रोवाइड करेंगे और कुछ चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। ITR, इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर, आपने सुना होगा फ्रांस में ये अंतर्राष्ट्रीय ये परियोजना है जिसमें बहुत सारे देश, लगभग 7 देश हैं, 7 देश क्या 6 देश है और एक यूरोपियन यूनियन है, तो सब मिल करके जो है इस पर एक एक्सपेरिमेंट कर रहा है। 2030 तक में ये स्टार्ट होने की संभावना है और ये समझिए कि कृत्रिम सूर्य बन रहा है, एक तरह से अपार ऊर्जा का स्रोत होगा ये उसका। यहाँ से फिर अब जब जाएंगे तो ये आखिर क्यों होगा, ये परमाणु ऊर्जा क्या है, क्यों, तो उसका उपयोग आप पढ़ेंगे, क्या उपयोग है। परमाणु ऊर्जा का ढेर सारा उपयोग है, हर सेक्टर में उपयोग है, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में, तो उसी को आपको जानना है। पशुपालन के क्षेत्र में कैसे मतलब परमाणु ऊर्जा का विकास करके और उसका यूज करके हम अपने लाइफ को और अच्छा बना सकते हैं। अब इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट है। नेगेटिव भी कई बार पूछा जाता है, यानी खतरा, परमाणु ऊर्जा के क्या खतरा है। आपने सुना होगा फुकुशिमा, तो उसी में मैं संक्षेप में चाह रहा हूं कि आपको बताऊं, फिर एक एक चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे। आप लोग सिर्फ ये नाम सुनते जाइए और इतना ही समझिए कि इतना अगर आप कर लिए हैं तो इस पर आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो इसके बाद एक ऊर्जा संकट समझिए। ऊर्जा संकट आप जानते हैं, खास करके बिहार के संदर्भ में क्वेश्चन ऐसे बना करके आपको पूछा जा सकता है कि पावर शॉर्टेज, ऊर्जा संकट की संभावना, जो समस्या है आज देश और राज्य पूरी तरह से झेल रहा है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का उपयोग करके कैसे आप इसको दूर करेंगे। देखिए इस चैप्टर में, इस सेक्शन में आप डेली लाइफ में जो भी घटनाएं देख रहे हैं, आपके आसपास जो भी घटनाक्रम है, जो भी चीज़ आप देख रहे हैं, जीवन जो हम जी रहे हैं, तो आपको हर जगह ये एंगल लगाना होगा कि साइंस एंड टेक का प्रयोग करके इस समस्या का समाधान कैसे निकाला जा सकता है। यही इस चैप्टर में समझना है। तो बेसिक में आप ये समझ रहे हैं, समझिए इतना चीज़ आप जान गए। इसके अलावा ये नवीकरणीय ऊर्जा जानते हैं, और नवीकरणीय
परंपरागत ऐसा है जो एक दिन समाप्त हो जाएगा। और जैसे कि ऊर्जा में आप जानते हैं इसमें कोयला है, पेट्रोलियम है, और नवीकरणीय जो है वो बार बार बनता रहेगा, वो समाप्त होने वाला। जैसे सौर ऊर्जा, जब तक सूर्य है तब तक सौर ऊर्जा है। तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस, जैव ईंधन आपने सुना होगा, जैव डीजल, बायोडीजल बनाया जाता है। तो इन सब के बारे में संक्षेप में, यानी आप बेसिक इसका समझिए, एक एक पेज, मैंने बताया ना, एक एक पेज, एक पेज, 1.5 पेज में सबका आपके पास जानकारी होना चाहिए। उसके बाद हर एक सेक्टर में भारत सरकार, बिहार सरकार कुछ कर रही तो क्या कर रही है, एकदम शॉर्ट में, क्योंकि आपके पास जीएस में एक क्वेश्चन में कितना समय है, 20-22 मिनट का समय है। फिर आप करंट से भी उसमें थोड़ा लिखेंगे कि अभी वर्तमान में क्या क्या प्रयास किया जा रहा है। तो इसके बाद आप आ जाइए, ये सारे अगर आप समझ लेते हैं तो नवीकरणीय में मैंने है इसमें ज्यादा, मैंने इतना बता दिया है कि इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आएगा। तो ये सब आप तैयार करेंगे। उसके बाद एक चैप्टर आ जाएगा प्रदूषण, इसी से जुड़ता है प्रदूषण आप जानते हैं बहुत बड़ी समस्या आज बन के आ गई है, पूरे विश्व स्तर की समस्या है। एक बात हमेशा याद रखिए, साइंस एंड टेक वाला जो सेक्शन है ये वैश्विक है, यानी अंतर्राष्ट्रीय प्रयास, राष्ट्रीय प्रयास और बिहार सरकार द्वारा प्रयास सब आपको नजर में रखना होगा। अब जैसे सोचिए, अगर मान लीजिए परमाणु ऊर्जा है, चाहे ग्लोबल वार्मिंग है, तो उस पर समूचे विश्व भर में ना काम हो रहा है, तो वो भी आप थोड़ा थोड़ा ध्यान में रखेंगे। चलिए प्रदूषण में आप जानते हैं वायु प्रदूषण सबसे मेन है। वायु प्रदूषण में आपने पढ़ा होगा कभी कहीं, एसिड रेन, अम्लीय वर्षा। क्या है ये अम्लीय वर्षा? O3 लिखा है, ओजोन डिप्लीशन आप जानते हैं, ओजोन परत का क्षरण जो हो रहा है, ओजोन मंडल में ओजोन गैस की जो लेयर है उसका क्षरण हो रहा है, वो कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। इससे फिर ग्लोबल वार्मिंग की समस्या है। ग्लोबल वार्मिंग काफी वेल नोन चीज है। अब यही मान लीजिए पूछ दिया ग्लोबल वार्मिंग क्या है, इस पर क्या क्या समाधान के लिए इसके लिए प्रयास किए गए हैं, तो आप उसको बेसिक जानिए। वैश्विक उष्णता, संपूर्ण विश्व जो है आज टेम्परेचर जो बढ़ता जा रहा है धरती का। और इससे एक और चीज है, क्वेश्चन में लास्ट ईयर के कुछ क्वेश्चनों का मैंने अध्ययन किया, तो आप जानते हैं ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। तो एक शंका ये भी है संपूर्ण विश्व के सामने कि जैसे द्वीपीय कंट्रीज है, तो वो धीरे धीरे जो है वो समुद्र में, महासागर में समाता चला जा रहा है। तो धीरे धीरे एक दिन ऐसा नहीं हो सकता है कि संपूर्ण विश्व ही समा जाए। तो ये क्या है जो जल प्लावित होने वाली बात है, उसके समाधान के लिए क्या किया जा रहा है, क्या किया जाए। समाधान में एक प्रोटोकॉल आपने सुना होगा, मेनली प्रोटोकॉल है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, पृथ्वी सम्मेलन। तो इसको संक्षेप में आप जानिए। इसे तो थोड़ा हिस्टोरिकल बातें हैं इससे रिलेटेड, लेकिन उसको भी आपको जानना पड़ेगा, तब आप जाकर के उसको कोरिलेट कर पाएंगे करंट की घटनाक्रम से। कोप आपने सुना होगा, COP, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। हर साल जो है संपूर्ण विश्व के देश बैठते हैं और जलवायु परिवर्तन और इन समस्याओं पर एक सम्मेलन होता है। उसका क्या निष्कर्ष निकलता है, उस पर कौन सी बात होती है, जिसमें आपने कार्बन ट्रेडिंग, कार्बन चक्र सुना होगा, कार्बन ट्रेडिंग है। तो वो सारी चीजें आपको इसमें आएगी। आप जहां भी पढ़ेंगे, जिस भी नोट्स में पढ़ेंगे, ये सब चीज आपको मिलना चाहिए। चाहे किसी कोचिंग में पढ़िए, चाहे अपने से पढ़िए, सेल्फ स्टडी कीजिए, ये सब तैयार कीजिए आप। इसके बाद आ जाइए प्रदूषण में, अगर अन्य प्रकार में आएंगे तो यदि वायु प्रदूषण में आप यदि इतना चीज जान गए, तो जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, अंतरिक्ष प्रदूषण। हाल के संदर्भ में अंतरिक्ष प्रदूषण, इन सब पे भी क्वेश्चन बनाया जा रहा है। आप जानते हैं स्पेस में सैटेलाइट भेजा जाता है, बहुत सारी चीजों को प्रक्षेपण किया जा रहा है, तो वहां पर फिर वो कचरा का रूप ले रहा है। उसका क्या होगा, कैसे उसका मैनेजमेंट होगा, अंतरिक्ष प्रदूषण। तो इससे जुड़ता है ये जो वेस्ट मैनेजमेंट, इस पर क्वेश्चन आया हुआ है लास्ट ईयर में। आप जाएंगे वेस्ट मैनेजमेंट यानी कचरा प्रबंधन। कचरा प्रबंधन की समस्या आप जानते हैं, दिल्ली में यदि आप तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली में रह रहे हैं, पटना में रह रहे हैं, बड़े बड़े शहरों में रह रहे हैं, तो आप देखेंगे कि कचरा प्रबंधन की समस्या कितनी बड़ी समस्या बनकर के आई है एडमिनिस्ट्रेशन के सामने। उसके लिए साइंस टेक जान करके आप क्या उससे लाभ उठाएंगे। जब आप एडमिनिस्ट्रेटर बनेंगे तब भी आपके सामने ये चैलेंज रहेगा। नगर निगम में आपको आयुक्त बना दिया जाएगा, तो आप कैसे करेंगे। तो वही विज्ञान प्रौद्योगिकी का यूज करके वेस्ट मैनेजमेंट कैसे किया जाएगा, कचरा प्रबंधन। ई कचरा आपने सुना होगा, इलेक्ट्रॉनिक कचरा। इलेक्ट्रॉनिक कचरा क्या है, लेमैन की भाषा में समझिए आप, जैसे मोबाइल है, रेडियो है, ट्रांजिस्टर है, टेलीविजन है, कंप्यूटर है, खराब हो जाता है तो क्या करते हैं, फेंक देते हैं। अब कचरा में फेंक दिए तो उसका फिर कैसे निस्तारण होगा, वो बहुत बड़ी समस्या है पर्यावरण के लिए। तो ये सब चीज आपको यहाँ करना है, ई कचरा। अच्छा, इससे आप देखिए एनर्जी भी जुड़ता है, मतलब इसका यदि मैनेजमेंट अच्छा से किया जाए तो ऊर्जा के क्षेत्र में क्रांति आ सकती है। ये जो ऊर्जा संकट है, ये ऊर्जा संकट का समाधान में इससे भी काम किया जा सकता है। कैसे, वो आपको पढ़ना होगा, वो हम लोग इसमें पढ़ेंगे। अब आइए, इस सारे चीजों को आपको हमेशा इकोनॉमिक एस्पेक्ट में जोड़ के देखना है। अर्थव्यवस्था में कैसे ये उन्नति करेगा, कैसे हमारे इन्वायरमेंट को सुरक्षा देगा, कैसे हम अपने लाइफ को बेटर बनाएंगे, ये सारी चीज इस दृष्टिकोण से आपको समझना है। और देखिए, इसके बाद जल प्रबंधन एक चैप्टर आता है, जल प्रबंधन, वाटर मैनेजमेंट। बिहार वगैरह के लिए, बिहार के लिए आप जानते हैं जल प्रबंधन एक बड़ी समस्या है, कहीं बाढ़ है, कहीं सुखाड़ है।
वज्रपात हो जाता है। तो उससे एक समस्या हमारे यहाँ पेयजल की समस्या है, ड्रिंकिंग वाटर की समस्या, नदी की सफाई, रिवर, जितनी नदियाँ आप जानते हैं नमामि गंगे परियोजना, तो रिवर्स जितने हैं वो आज प्रदूषित होते चले जा रहे हैं। आपने सुना होगा अभी जो लॉकडाउन हुआ, कोरोना संकट आया, तो सारा जो नदी है वो बहुत हद तक स्वच्छ हो गया। इसका मतलब क्या है? लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता, मानवीय गतिविधियां तो चलती रहेगी। उस मानवीय गतिविधियों को चलाते हुए क्या ऐसा विज्ञान प्रौद्योगिकी के द्वारा तकनीक को अपनाया जाए, इन समस्याओं पर हम ज्यादा से ज्यादा रोक तो नहीं सकते। आपने सुना होगा एक टर्म सतत विकास। क्या है सतत विकास का मतलब? विकास तो होगा ही, विकास को बंद तो नहीं किया जा सकता, लेकिन सतत विकास का मतलब है कि विकास हो, लेकिन हम अपने आने वाली पीढ़ियों के बारे में भी उसको सोचें कि सिर्फ विकास का फायदा हम ही नहीं उठा रहे। जब मान लीजिए सृष्टि ही नहीं रहेगी, हमारी आने वाली पीढ़ियां तब कैसे आ पाएगी? फिर उस विकास का क्या लाभ होगा? विकास कर दिया, आप क्रांति मचा दिए, विकास कर आप चरमोत्कर्ष पे पहुंच गए और आपकी सभ्यता जो है अंत हो रही है, सृष्टि ही खत्म हो जाए, फिर क्या फायदा हुआ? एक उदाहरण जैसे मान लीजिए कि अब इतना विकास करके क्या फायदा? चाइना विकास कर रहा है, चीन, और विकास करके एक ऐसा वायरस बना लिया जो वायरस उससे भी नहीं संभल रहा है, या अगर किया है तो अब इस पर एक रिसर्च का विषय है, शोध हो रहा है कि जानबूझ के किया है कि क्या किया है। तो आप लोग पढ़े ही हैं, वो जान रहे हैं करंट अफेयर्स का मुद्दा। तो अब उसमें यह है कि अब ये विकास इतना ही हो कि सृष्टि बैलेंस रहे। तो उसके लिए ये चीज आपको जानना है कि नदियों की सफाई, पेयजल, बाढ़ आ गया, आपदा प्रबंधन आ गया। आपदा प्रबंधन भारत के लिए बहुत बड़ी समस्या है। तो इसमें विज्ञान प्रौद्योगिकी का यूज कैसे किया जा सकता है? वाटर मैनेजमेंट और आपदा प्रबंधन। स्मार्ट सिटी आपने सुना होगा, आज स्मार्ट सिटी पर भारत सरकार जोर दे रही है, शहरों को स्मार्ट बनाया जा रहा है। तो स्मार्ट सिटी बिना साइंस एंड टेक के होगा? साइंस एंड टेक का उसमें टेक्निक लगेगा तब तो क्या किया जा रहा है स्मार्ट सिटी में विज्ञान प्रौद्योगिकी का यूज? तो ये सारा चीज यदि आप समझते हैं इस तरह से, यही बेसिक है। अब इधर देखिए इतना बचा है। तो मेरे कहने का मतलब, अगर जैसे आप इन चीजों पर एक एक पेज का मैटर भी आप तैयार कर लेते हैं, कई लोगों को लग रहा होगा बहुत ज्यादा है, नहीं, अगर आप बेस बनाना है बीपीएससी यूपीएससी का, 66वीं के लिए तैयारी कर रहे हैं, समय ज्यादा है और नॉलेज भी तो होगा। ये चीजें आप जब इन्वायरमेंट का सेक्शन लिखेंगे, ज्योग्राफी का सेक्शन लिखेंगे, इकोनॉमी का सेक्शन लिखेंगे, एग्रीकल्चर का क्वेश्चन लिखेंगे, वहां भी इसको जोड़ेंगे आप। ये सारा एक दूसरे से मिश्रित है। मैंने कई बार बताया है, किसी भी विषय को जनरल स्टडीज में अलग करके बिल्कुल नहीं देखना है, सभी विषय इंटर रिलेटेड है। इसी को इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच भी कहते हैं, अंतर विषयक दृष्टिकोण। एक सब्जेक्ट जो आप पढ़ते हैं उसको दूसरी जगह यूज करना है, ज्योग्राफी को इकोनॉमी में, इकोनॉमी को साइंस टेक में, साइंस टेक वाली चीज को दोनों जगह। तो ये नॉलेज बेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और खास करके यूपीएससी की तैयारी यदि सोचते हैं भविष्य में, तो आपको 100% ये सारा चीज समझना पड़ेगा। और यूपीएससी में भी आप हर एक चीज पर, मैंने बताया ना, 1 या 2 पेज का मैटर आप तैयार कीजिए, उसको समझिए, उसको याद कीजिए। मेरे पास है मैटर, मौका मिलेगा तो हम लोग चर्चा करेंगे। अब आइए स्पेस, अंतरिक्ष। अंतरिक्ष भी विज्ञान प्रौद्योगिकी का एक बेसिक चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये। आपने सुना होगा उपग्रह, दिन रात आप न्यूज में पढ़ते हैं, सैटेलाइट का प्रक्षेपण हो रहा है। क्या है ये? खाली नाम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन जानते नहीं, इसके बेसिक पे नहीं जानते हैं। तो वो जानिए सैटेलाइट क्या है। आपने सुना होगा जीएसएलवी, पीएसएलवी, क्या है वो? उसके पीछे थ्योरी क्या है? उपग्रह का प्रक्षेपण कैसे होता है? प्रक्षेपण यान होता है। उपग्रह में 2 तरह के होते हैं, संचार उपग्रह और IRS, इंडियन रिमोट सेंसिंग, सुदूर संवेदन। तो संचार उपग्रह क्या है और IRS क्या है? सुदूर संवेदी उपग्रह क्या है? इसके बाद आइए GIS, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, भौगोलिक सूचना तंत्र, नेविगेशन सिस्टम, हमारी जो नौवहन प्रणाली है, जिसमें गगन आपने सुना होगा, जीपीएस सुना होगा। जीपीएस आप लोग सब मोबाइल में यूज करते हैं, लेकिन उसके बेसिक थ्योरी नहीं जानते। एक पेज में आपको लिखने आ जाएगा जीपीएस, तो आप क्या लिखिएगा? जीपीएस आप समझ रहे हैं ना? जब आप सोचिए इसका उपयोग डेली आप यूज करते हैं, अपना मोबाइल चलाते हैं और मोबाइल में गूगल पे मैप पे जाकर के आप उसमें जीपीएस ऑन कर देते हैं, और देखिए आप ऑटो वाला या ओला जो चल रहा है, ये एकदम कैसे ओला आपके पास आ जाता है। सोचिए ये सारा ही यूज हो रहा है उसमें, नेविगेशन सिस्टम और हमारा जो ये संचार उपग्रह है। आज जो आप ये मोबाइल पे जो अभी जो मैं बता रहा हूँ, और आप जो देख रहे हैं कहीं बैठे हुए, बिहार में कहीं, भारत में कहीं बैठ करके आप ये देख रहे हैं, ये कैसे देख रहे हैं? ये सारा इसी से जुड़ा हुआ है। मौसम का पूर्वानुमान, आज बिहार सरकार ने अभी कहा कि अगले 4 दिन भारी बारिश हो, तो ये कैसे कहा? ये सब इसी से हो रहा है। आप रेडियो चला रहे हैं, टेलीविजन देख रहे हैं, इंटरनेट देख रहे हैं, लाइव टेलीकास्ट जो मैच लंदन में खेला जा रहा है वो आप बिहार में, पटना में और मुजफ्फरपुर में बैठ करके देख रहे हैं, वो कैसे देख रहे हैं? ये सब यहाँ से हो रहा है। तो उसके पीछे क्या बेसिक थ्योरी है, उसको आपको 1 पेज में, 2 पेज में समझना है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। तो इसमें भारत में क्या हो रहा है, संपूर्ण विश्व स्तर पे क्या क्या अचीवमेंट हुआ है, क्या क्या मुख्य घटनाक्रम हुआ है, उसको आप समझिए। इसके बाद मिशंस होता है, आप जानते हैं मिशन, अंतरिक्ष में मिशन है। जैसे मान लीजिए
चंद्रयान मिशन, चंद्रयान, मंगलयान, मिशन आदित्य भी है। तो मतलब उसमें क्या क्या मिशन भारत सरकार और इसरो आप जानते हैं, इसकी जो मेन नियामक संस्था है इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इसरो की क्या क्या उपलब्धि रही, ये सब इसरो की उपलब्धि ही रही, ये सारा एक तरह से कहिए इसरो की उपलब्धि है। इसरो ने कौन कौन सा मिशन भेजा, इस क्षेत्र में क्या क्रांति हुआ, और जानते हैं ये सारा जो है नेविगेशन सिस्टम, और ये आप जानते होंगे ये हमारे मिलिट्री के लिए, आर्मी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सुदूर संवेदी उपग्रह जो होता है बिना टच किए, बिना दूर से ही उसका चित्र लेता है। आप देखिए जैसे समुद्र है, महासागर है, कैसे तेल निकाला जाता है, कैसे खनिज पता लगाया जाता है कि यहाँ पर बहुत भारी मात्रा में खनिज है। तो ये सारा चीज जो है इस चैप्टर में आपको समझना है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। चलिए, तो मैंने बताया आपको कि समय कम है, हम संक्षेप में भी सिलेबस आपको बता रहे हैं। डिफेंस आइए, रक्षा तकनीक, डिफेंस नीति समझते हैं, भारत सरकार की जो रक्षा नीति है उसको शॉर्ट में समझिए। मिसाइल टेक्नोलॉजी आप समझते हैं, मिसाइल आपने सुना होगा डेली कि अभी ये मिसाइल छोड़ा जा रहा है, ये मिसाइल छोड़ा जा रहा है। 26 जनवरी का जब आप देखते हैं तो उसमें सारा मिसाइल को दिखाया जाता है, उसके पीछे क्या थ्योरी है आपने सुना होगा, IGMDP, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये क्या है, इसके अंतर्गत कौन कौन मिसाइल आता है, उसके बाद उसको शॉर्ट में समझना है। परमाणु हथियार कार्यक्रम क्या है भारत का, परमाणु हथियार किस किस के परमाणु हथियार है, उसमें क्या थ्योरी है भारत सरकार की। उसके बाद आपने सुना होगा जैविक रासायनिक हथियार, जैविक और रासायनिक हथियार क्या है। इसी में आप देखिए अभी वर्तमान से जुड़ेंगे तो कोरोना, ये कोरोना लिखा हुआ है, कोरोना संकट। कोरोना क्या है आप सोच के देखिए, एक तरह से वायरस बनाया गया, कृत्रिम वायरस बनाया गया। क्या मान लीजिए इससे आगे कई बार ऐसा हुआ है, युद्ध लड़ा जा रहा है, वहां पर क्या किया गया, जैविक हथियार छोड़ दिया गया, रासायनिक हथियार छोड़ दिया गया, उससे क्या हुआ, संपूर्ण मानव जाति खतरे में आ गई। तो ये क्या है इसके पीछे बेसिक थ्योरी, और क्या होता है उसका मुख्य घटक, तो उसको शॉर्ट में यहाँ पर समझना है। इसके बाद आइए बायोटेक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट और आपके नॉलेज के लिए और परीक्षा के लिए लिखा है। बायोटेक का मतलब हुआ जैव प्रौद्योगिकी। जैव प्रौद्योगिकी आपने सुना होगा, ये सारी चीज आप सुनते हैं, पढ़ते हैं पेपर में, लेकिन उसके बेसिक थ्योरीज को नहीं जानते। अगर एक पेज में लिखने आ जाएगा तो आप क्या लिखेंगे, वही मैटर तैयार करना है। क्लोनिंग आप कौन ने सुना है, क्लोनिंग प्रतिरूप तैयार करना, वही क्लोनिंग है। जीनोम, मानव जीनोम प्रोजेक्ट होता है, मानव जीनोम प्रोजेक्ट क्या है। स्टेम सेल सुना होगा आपने, स्टेम सेल क्या है। आज इस क्षेत्र में बहुत भयानक क्रांति हो रही है, क्रांतिकारी इसमें जो है वो प्रगति हुई है। जीन चिकित्सा, जीन लिखा हुआ है, जीन थेरेपी, जीन चिकित्सा क्या है। सरोगेसी क्या है, सरोगेसी पे भारत सरकार क्या क्या नियम कानून बनाई है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक एक टर्म है, क्या है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आपने सुना होगा, ये क्या है, इसके पीछे थ्योरी क्या है, और इस सबका उपयोग क्या है। तो उपयोग फिर वही है, मल्टी डायमेंशनल उपयोग है, इकोनॉमी में उपयोग है, एग्रीकल्चर में उपयोग है, मेडिकल चिकित्सा के क्षेत्र में है, इंडस्ट्री में है, हमारे सैन्य जो है, हमारी आर्मी जो है वो करती है इसका उपयोग, इंडस्ट्री में, इन्वायरमेंट, हमारा जो पर्यावरण है उसके विकास, उसको सुधारने के लिए इसका उपयोग किया जा रहा है। तो ये सब क्या है, ये सब तो आपने सुना है, सबके बेसिक थ्योरी और सबके बारे में आप 1-2 पेज में मैटर तैयार कीजिए और जानिए। इसके बाद अगर आप आएंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी लिखा हुआ है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इस क्षेत्र में भी आप जानते हैं, आपने सुना होगा वर्तमान समय ही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है। अगर आप इससे अछूते रह जाएंगे तो कैसे एक अच्छा प्रशासक बनेंगे। इसमें देखिए सबसे बड़ा चीज कंप्यूटर है, कौन नहीं जानता कंप्यूटर, दिन रात आप कंप्यूटर पे काम करते हैं। लेकिन अब कंप्यूटर के बारे में मान लीजिए आया भी है क्वेश्चन, कंप्यूटर लैंग्वेज से है, ये लैंग्वेज लिखा हुआ है LANG, कंप्यूटर लैंग्वेज। कंप्यूटर क्या होता है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सुने, क्या होता है हार्डवेयर, क्या होता है सॉफ्टवेयर, उसके कुछ प्रमुख उदाहरण देते हैं, उसके लैंग्वेज, कंप्यूटर की भाषा क्या होती है, तो उसका बेसिक आपको इसमें जानना है। इसी से डिजिटल इंडिया आपने सुना होगा, डिजिटल इंडिया काफी सुना होगा, ये क्या है, इसके अंदर कौन कौन से घटक है। तो ये सारा चीज आप आईटी में यदि आप कर लेते हैं, हो सकता है बहुत ज्यादा, लेकिन इतना भी कर लेते हैं तो आप बेसिक समझ जाएंगे और इससे क्वेश्चन आपका पक्का पकड़ा जाएगा। अब कुछ छोटे चैप्टर्स बच गए हैं, देख लीजिए। नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी आपने सुना होगा, नैनो का अर्थ होता है 10⁻⁻⁹ मीटर, 1 नैनोमीटर में होता है। तो परमाणु का जो संयोजन है, किसी भी पदार्थ में परमाणु का संयोजन है, हर पदार्थ परमाणुओं के संगठन से बना है, संयोजित होकर के। इतनी दूरी पर अगर परमाणुओं का संयोजन किया जाए तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही उपयोगी, बहुत ही शक्तिशाली हो जाता है। यही है इसके पीछे से। तो नैनो टेक्नोलॉजी है क्या, उसका क्या यूजेज है, 1 पेज 1.5 पेज में मैटर चाहिए, मैंने बताया 1 या 2 पेज में मैटर चाहिए। लेजर थेरेपी, ये सब जानना का मतलब क्या है, इसका यूज भी आप जानेंगे।
लेजर थेरेपी आपने सुना होगा, बहुत सारे लोगों ने लेजर थेरेपी लिया भी होगा। आंख के इलाज में लेजर थेरेपी का खूब यूज होता है। लाइट एम्प्लीफिकेशन ऑफ स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, तो ये जो है लेजर थेरेपी। रोबोटिक्स आपने सुना होगा, रोबोट, कौन नहीं जानता रोबोट। आज देखिए कोरोना संकट में भी रोबोट बहुत काम आया, आप लोग जानते होंगे। जो कोरोना के जो पेशेंट थे, तो कई जगह आपने सुना होगा कि रोबोट के द्वारा ही उनको उनका खाना दिया जा रहा है, उनका इलाज किया जा रहा है, उनको दवाई दी जा रही है। ये रोबोटिक्स। इससे जुड़ता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई आपने सुना होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धि। ये क्या है? एक चैप्टर है सुपर कंडक्टिविटी, अति चालकता। सुपर कंडक्टिविटी क्या है? एक पेज में मैटर जानिए, हो सकता है क्वेश्चन आ जाए। इसमें से ही पिछले 10 सालों में क्वेश्चन आया है और आएंगे भी। ये बेसिक है। नैनो टेक्नोलॉजी, लेजर, रोबोटिक्स, सुपर कंडक्टिविटी, सब चैप्टर एक एक पेज का है। एक पेज 1.5 पेज का मैटर है, इसमें ज्यादा नहीं है। उसके बाद फिर क्या जानना है? करंट में क्या क्या हो रहा है, भारत सरकार क्या कर रही है, बिहार सरकार क्या कर रही है इस क्षेत्र में। तो पहले आप बेसिक समझेंगे तब तो उसमें इंटरेस्ट आएगा। चलिए, ग्लोबलाइजेशन एक चैप्टर ऐसा चैप्टर है जो हर सेक्शन में, इकोनॉमी में भी आ जाता है, साइंटिफिक में भी आ जाता है। यहां क्या आता है साइंटिफिक में? ग्लोबलाइजेशन आप जानते हैं। ग्लोबलाइजेशन, संपूर्ण विश्व आज एक हो गया है। ग्लोबल विलेज की संकल्पना है, विश्व एकीकृत हो चुका है, वैश्वीकरण। तो उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट और नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है? किसी भी चीज का पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। यानी जितनी भी चीज हैं आपके आसपास, आप जो भी जानते पढ़ते हैं, हर चीज का नेगेटिव एस्पेक्ट है, पॉजिटिव है। तो उसके नेगेटिव एस्पेक्ट को विज्ञान प्रौद्योगिकी के यूज द्वारा कैसे कम किया जा सकता है? हर सेक्शन, हर जगह यही चीज आपको देखना है। बायोटेक्नोलॉजी है, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में उसका यूज क्या है, और कैसे उसका जो नेगेटिव एस्पेक्ट है उसको कैसे आप साइंस टेक के उपयोग से आप दूर कर देंगे। एग्रीकल्चर, इकोनॉमी, याद रखिएगा बिहार के लिए भी। आज अर्थव्यवस्था आप जानते हैं, इकोनॉमी एकदम रीढ़ बन के आ गया है एडमिनिस्ट्रेशन में, इकोनॉमी। और इकोनॉमी में यदि आप जाएंगे बिहार वगैरह में, बीपीएससी में, तो एग्रीकल्चर, पशुपालन, वो एकदम हर जगह आ जाता है। तो उस क्षेत्र में क्या क्या क्रांति हो सकती है, चाहे बायोटेक हो, चाहे इंफॉर्मेशन टेक हो, रोबोटिक्स वगैरह का यूज करके भी कैसे कैसे उसमें विकास किया जा सकता है, क्या उसकी उन्नति हो सकती है। इसमें मतलब आप एकदम इनिशिएटिव, बहुत सारा जो डेली लिया जा रहा है, वो क्या लिया जा रहा है। ये सेक्शन ऐसा सेक्शन है जो डायनेमिक है। मैंने पहले ही बताया, डेली हर दिन रिसर्च हो रहे हैं, हर दिन। तो क्या रिसर्च हो रहा है, कौन कौन सा रिसर्च हमारे लिए उपयोगी होगा। एक चैप्टर आता है हेल्थ। हेल्थ को थोड़ा जनसंख्या से भी जोड़ देते हैं। हमारे देश की एक बहुत बड़ी जो बात है, कुछ लोग कहते हैं समस्या है, लेकिन नहीं, समस्या नहीं, ह्यूमन रिसोर्स। अगर जनसंख्या एक समस्या है, उस जनसंख्या को अगर ह्यूमन रिसोर्स बना लिए, हम मानव संसाधन बना लिए, तो क्या होगा। हम आज चीन देखिए क्या किया है, चीन की जनसंख्या हमसे भी ज्यादा है, लेकिन ह्यूमन रिसोर्स बना लिया है। अगर हम अपने भारत की जनसंख्या को ह्यूमन रिसोर्स बना ले, तो हम दुनिया के शिखर पर पहुंच सकते हैं। तो जनसंख्या जो हमारी समस्या है, जनसंख्या से क्या समस्या है? जनसंख्या से समस्या एक तो स्वास्थ्य क्षेत्र में, भारत में स्वास्थ्य का संकट है। बिहार में भी बहुत ज्यादा स्वास्थ्य की समस्या है। आप देखते हैं हर हमेशा कोई ना कोई बुखार, तो कभी कुछ होते रहता है बिहार में कुछ ज्यादा। अब इस जनसंख्या की समस्या, एक समस्या यह है संसाधनों की कमी, पेयजल की कमी। आप जानते हैं, जैसे मान लीजिए हर साल, हर समय जनसंख्या बढ़ रही है, लेकिन हमारा संसाधन तो सीमित है, हमारा जमीन, लैंड तो उतना ही रहेगा। तो आपको यह सोचना है इस एंगल से कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का यूज करके आखिर कैसे, संसाधनों की कमी है, लैंड कम हो रहा है, हमारे उपज उस गति से नहीं बढ़ रहा है जिस गति से हमारी जनसंख्या बढ़ रही है। तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का यूज करके कैसे हम उपज बढ़ाएं, उतना सीमित लैंड में, उतने सीमित जमीन में कैसे हम इतना ज्यादा उत्पादन कर लें कि हम अपनी जनसंख्या को मानव संसाधन बना लें, भूखे भी ना मरे और उसका निर्यात भी कर सके। यही विज्ञान प्रौद्योगिकी का यूज है। हर जगह वही बात है। एक और सुनिए, कई चैप्टर जोड़ के भी एक क्वेश्चन आता है इस सेक्शन में। जैसे मान लीजिए एक ही क्वेश्चन में आ जाएगा नदी सफाई, संसाधनों की कमी, पेयजल समस्या, जनसंख्या की समस्या हमारी एक समस्या बन के आई है, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है। अब आप प्रदूषण की समस्या एक के क्वेश्चन में आ गया। विज्ञान प्रौद्योगिकी के 3-4 उदाहरण देकर के समझाइए कि कैसे आप इनको दूर कीजिएगा। समझ लो। अब आइए स्वास्थ्य सेवा। स्वास्थ्य सेवा मतलब भारत सरकार की जो पॉलिसीज है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, हेल्थ के क्षेत्र में सरकार की क्या क्या नीतियां हैं, उसमें क्या क्या काम हो रहे हैं। उसके अलावा इसी से फिर कोरोना जुड़ता है। आज देखिए ये कोरोना यहां भी जुड़ रहा है, यहां भी जुड़ रहा है। आज भारत ही नहीं, बिहार ही नहीं, संपूर्ण विश्व के सामने एक स्वास्थ्य का सबसे बड़ा संकट आके खड़ा है, जिसके कारण आज आप क्लास नहीं कर पा रहे हैं, सब ऑनलाइन क्लास में जुड़ गए हैं। तो ये ऑनलाइन क्लास भी विज्ञान तकनीक है। और कोरोना संकट से बचने के लिए देखिए
जब कोरोना संकट आया और कोरोना से बचने के लिए क्या यूज हो रहा है, विज्ञान प्रौद्योगिकी है ना। वैक्सीन, जगह जगह वैक्सीन पर रिसर्च हो रहा है, अभी तक सफलता मिली नहीं है। कुछ जगह से कुछ न्यूज आ रहा है मिल भी गई, लेकिन उसको प्रमाणित होना अभी बाकी है। तो क्या है, सब विज्ञान प्रौद्योगिकी है, चाहे मेडिकल साइंस है, चाहे हर क्षेत्र में। तो टेक्नोलॉजी का जो विकास करके और स्वास्थ्य का जो संकट आ जाया है, तो संपूर्ण दुनिया को, संपूर्ण विश्व को एक बार फिर सोचने पर मजबूर कर दिया है इस कोरोना ने कि आप किस क्षेत्र में ज्यादा विकास कर रहे हैं। क्या होगा हथियार बना करके, परमाणु हथियार बना करके, चांद पे जाकर के क्या होगा। पहले आप अपना हेल्थ सेक्टर को तो इतना कीजिए कि आप अपने मनुष्य को बचा सकिए, आप अपना रिसोर्स बचाइए। मानव को जिंदा रहना है, जिंदा रहिएगा तब तो चांद पर जाकर के कुछ लाभ होगा। तो वो विकास का क्या फायदा। आप परमाणु ऊर्जा का विकास कर रहे हैं, सिर्फ हथियार पर हथियार बना रहे हैं और चांद पर जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य सेक्टर में आप देखिए हमारे पास बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। आज कोरोना टेस्ट कराने के लिए लोग जा रहे हैं लाइन में लेकर के, कहीं टेस्ट नहीं हो रहा है। मेडिकल फैसिलिटीज भारत में इतना कमजोर है, तो हर सरकार को, दुनिया की हर सरकार को एक बार इस कोरोना ने सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आप जो डेवलपमेंट कर रहे हैं उस डेवलपमेंट का मतलब क्या है और किस क्षेत्र में डेवलपमेंट कर रहे हैं। तब प्रमुख कुछ रोग हैं उनके बारे में भी जानिए। कुछ रोग जैसे मान लीजिए भारत में जो समस्या है, मलेरिया है, टीबी है, कुछ हल्का हल्का उसके बारे में जानिए। जैसे एड्स क्वेश्चन आया हुआ है, एड्स क्या है, उसका बचाव क्या है, भारत सरकार भी और दुनिया की सरकारें क्या क्या काम कर रही है उस पर, और कोरोना तो एकदम जुड़ ही रहा है। मान लीजिए आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं किसी जिला के, डीएम है, अभी आप देखते हैं सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका डीएम की हो गई है। सरकार ने कहा कि डीएम साहब फैसला लेंगे कि कोरोना संकट से कैसे बचाया जाए अपने जिला को, कैसे आप क्वारंटीन सेंटर पे मैनेजमेंट करेंगे, कैसे लॉकडाउन होगा तो उसका कैसे करेंगे, उसमें विज्ञान प्रौद्योगिकी का यूज करके कैसे आप लोगों को बचा सकते हैं। तो ये सारा चीज जो है यहां से जुड़ता है। तो मुझे लगता है ये आपने समझ लिया होगा। समझ क्या मतलब, आपने सिलेबस समझा है, सिर्फ टर्म सुना है। इतना टर्म अगर आप जान गए हैं, सुन गए, अब इसमें देखिए इसी से जुड़ता हुआ जो भी आएगा आपके साइंस टेक में, बीपीएससी यूपीएससी दोनों में मैं कर रहा हूं, इसी से जुड़ेगा, इसी का विस्तार होगा, इसी का एप्लीकेशन होगा। तो इतना पहले आप समझिए। इसके लिए अब देखिए क्या करना है, किसी अच्छे कोचिंग का नोट्स ले लीजिए, एनसीईआरटी से आप बेस बनाइए। एनसीईआरटी में तो सारा मिलेगा नहीं एक जगह, बेस बना ले सकते हैं आप 9th-10th का। इससे क्या होगा, 9th-10th का यदि आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो पीटी की भी तैयारी होगी आपकी। बीपीएससी यूपीएससी पीटी में भी आपको 9th-10th का पढ़ना है। इसके अलावा इस सेक्टर में यदि आप ये तैयार कर लेते हैं, उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका होगी करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स में अब आप देखिएगा, जब आप ये चीजें समझ जाते हैं, तब जब आप पेपर पढ़िएगा, मैगजीन पढ़िएगा, अब दैनिक जागरण पढ़िए, हिंदू पढ़िए, मैगजीन पढ़िए, तो जहां भी इससे जुड़ता जुड़ता न्यूज आएगा, तुरंत आपका दिमाग जो है वहां कौंधेगा। इसलिए इसका बेस बना करके याद कीजिए और कौंधेगा, और तुरंत उसे 2 लाइन आप नोट डाउन करिए, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। आप एडिटोरियल पढ़ रहे हैं, एडिटोरियल में मान लीजिए कोरोना पर, चाहे अभी क्लोनिंग पर, चाहे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पर कोई नई बात आ रही है, पढ़ने में आपको लग रहा है, आप बेसिक समझिएगा तब तो उसमें इंटरेस्ट आएगा। इसलिए पहले इसका बेसिक जानिए, और पेपर मैगजीन में जहां भी आप इससे जुड़ता कोई भी न्यूज आता है, वहां से 2 लाइन 3 लाइन उठाइए। भारत सरकार, बिहार सरकार उसमें क्या प्रयास कर रही है उसको वहां नोट डाउन करिए, बेस्ट नोट्स बन जाएगा आपका। अब बताइए, इसमें लोग बोलते हैं नोट्स खाली खरीद के, सिर्फ नोट्स खरीदने से काम कैसे चलेगा। नोट्स पुराना है, अभी उसमें नया रिसर्च हो रहा है, डेली इसमें रिसर्च हो रहा है। एक सबसे बड़ा साधन यहां पर इंटरनेट है। इंटरनेट पे आप जाइएगा तो हर सेक्टर को खाली आप गूगल पर टाइप कीजिए, देखिए कितना मैटर मिल जाता है आपको, और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन तब है कि बहुत ज़्यादा विस्तृत हो जाएगा और उसको तैयार करना काफ़ी कठिन हो जाएगा। इसलिए कहीं अच्छे जगह से कोचिंग नोट्स वगैरह अवेलेबल करके लोग पढ़ते हैं। तो हाँ, इंटरनेट पर आप करंट उसका देख सकते हैं कि अभी वर्तमान में भारत सरकार, बिहार सरकार क्या काम कर रही है। तो वो जब आप लिखेंगे तो बहुत अच्छा नंबर आएगा आपको। तो मेरा समझाने का अप्रोच, मतलब आप समझने का, विज्ञान प्रौद्योगिकी पढ़ने का आप समझ गए होंगे। यूपीएससी में भी यही अप्रोच रहेगा, वहां थोड़ा और विस्तार हो जाएगा। और अगर संभव होगा तो हम चैप्टर वाइज भी एक एक करके कुछ कुछ मैटर आपको करवाएंगे। तो ये मेरे पास मैटर तो है, लेकिन सभी विषय का हर सेक्शन का मतलब वीडियो बनाना और संभालना, पढ़ाना एक आदमी के लिए संभव नहीं है। तो मैं हर सेक्शन पे मार्गदर्शन दे देता हूं कि आपको कैसे करना है, कहां से पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है, और कुछ समझा भी दूंगा, पढ़ा भी दूंगा। तो मुझे लगता है कि आज का जो ये सिलेबस है और आज का ये जो वीडियो है, ये सबों के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सब लोग इसको मस्ट देखिए, तैयार कीजिए और करंट से जोड़िए। मैंने बता दिया है कैसे। और तो करंट में आप जब भी जो पढ़ेंगे वहां से आप लेंगे मैटर। भारत सरकार, बिहार सरकार अभी क्या प्रयास कर रही है, और इंटरनेट पर जाएंगे, पहले बेसिक तैयार कर लीजिए। जैसे मान लीजिए क्लोनिंग है, स्टेम सेल है, तो क्या होता है ये, एक पेज 1 पेज में उसका मैटर है, उसमें फिगर भी होगा। इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा अगर आप आकृति भी बना करके आप समझा सकते हैं, नंबर अच्छा आता है। जैसे मान लीजिए कोई भी आ गया, मिसाइल टेक्नोलॉजी आ गया,
GSL भी आ गया, PSL भी आ गया, परमाणु ऊर्जा आ गया, तो रिएक्टर है, तो रिएक्टर का बेसिक छोटा सा पिक्चर बना दीजिए। इसमें आप लगभग हर जगह आप एक डायग्राम बना सकते हैं। डायग्राम बनाइए, UPSC BPSC हर जगह अच्छा नंबर आएगा एकदम शॉर्ट में, क्योंकि समय बहुत कम है, तो तुरंत 1 मिनट में 2 मिनट में आप डायग्राम बना दीजिए। मतलब आपको कलाकारी नहीं करनी है, एग्जामिनर को समझाना है कि हाँ आप उसका बेसिक समझ रहे हैं। डायग्राम बना देने से आप समझ, इसका मतलब है कि आपने सिर्फ पढ़ नहीं लिया है ऊपर ऊपर, एकदम गहराई से आपने समझा है। 1-2 मिनट में डायग्राम बनाइए और लिखिए। तो मैं कह रहा था कि कोई भी, जैसे मिसाइल टेक्नोलॉजी है, परमाणु हथियार कार्यक्रम है, क्लोनिंग है, तो उसका बेसिक 1-2 चैप्टर समझ लीजिए और फिर उसका करंट से जोड़िए। बिहार सरकार, भारत सरकार क्या कर रही है, इंटरनेट पे जाइए, आपको स्रोत मिलेगा। एक चीज़ प्रगति, विज्ञान प्रगति, कुछ लोग बोलते हैं विज्ञान प्रगति पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ता था, बहुत BPSC के लिए बहुत ज़्यादा नहीं तो, लेकिन अगर आपको समय है और आपको रुचि है इस क्षेत्र में तो पढ़िए, वहाँ से आपको बहुत सारा मटेरियल मिलेगा। UPSC वगैरह के लिए तो कुछ मैगजीन्स अवश्य विज्ञान वाला पढ़ना ही चाहिए। विज्ञान प्रगति भी अच्छा मैगजीन है, कोई बहुत लोग पढ़ते भी होंगे, हिंदी में आता है, आप पढ़ सकते हैं। और भारत सरकार का जो, जैसे मान लीजिए ईयर बुक है, तो उसमें भी आप जाएंगे तो विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत सरकार क्या क्या कर रही है आपको पता होगा। मोदी जी इस क्षेत्र में बहुत आगे हैं, नवाचार, इनिशिएटिव, इनोवेटिव पर उनका ध्यान रहता है। तो सरकार अभी क्या क्या कर रही है इस क्षेत्र में, इस पर आपका पैनी नजर होना चाहिए और बेसिक होना ही चाहिए। तो मुझे लगता है कि आज का ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। आप सबों को नमस्कार, और यदि अच्छा लगा तो सबको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तो फिर मैं आगे चैप्टर वाइज भी कुछ कुछ बताऊँगा। धन्यवाद।